नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा है 11,550 रुपए को, कह रहा है 11,550 रुपए को एक्स वाई और जेड में इस प्रकार वितरित किया गया। कह रहा है 11,550 रुपए थे, उसे एक्स वाई जेड के बीच में वितरित किया गया है। आगे कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक्स को वाई का 4/5वां हिस्सा मिला है। कह रहा है एक्स को वाई का 4/5वां हिस्सा मिला है। और कह रहा है वाई को जेड का 2/3 हिस्सा मिला है। कह रहा है वाई को जेड का 2/3 हिस्सा मिला है। ठीक है। कह रहा है बताइए जेड को, कह रहा है बताइए जेड को एक्स से, कह रहा है जेड को एक्स से कितने रुपए अधिक मिले हैं। कह रहा है बताइए जेड को एक्स से कितने रुपए अधिक मिले हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 11,550 रुपए थे, उसे एक्स वाई और जेड के बीच में वितरित किया गया है। ठीक है। आगे कह रहा है एक्स को, क्या कह रहा है? एक्स को, मैंने कहा आगे बोलिए। कह रहा है एक्स को वाई का 4/5वां हिस्सा मिला है। कह रहा है एक्स को वाई का 4/5वां हिस्सा मिला है। ठीक है। और आगे फिर से कह रहा है दोस्तों, आगे फिर से कह रहा है कि वाई को, कह रहा है वाई को जेड का 2/3 हिस्सा मिला है। कह रहा है वाई को जेड का 2/3 हिस्सा मिला है। यहां तक आपको कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और हमसे पूछ रहा है कि बताइए जेड को एक्स से कितने रुपए अधिक मिले, यही कह रहा है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या आएगी? कहोगे एक्स अपॉन वाई की वैल्यू 4/5 आएगी। यहां तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं y अपॉन जेड की वैल्यू निकालता हूं तो कहोगे y अपॉन, अगर जेड की वैल्यू निकालते हो तो 2/3 आएगा। 2/3 आएगा, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, जो धनराशि है 11,550 रुपए, उसे एक्स वाई जेड के बीच में वितरित किया गया है। अगर एक्स वाई जेड के बीच में वितरित किया गया है तो किस अनुपात में पैसा इन्हें वितरित किया गया है? एक्स वाई जेड को जो पैसे वितरित किए गए हैं वो किस अनुपात में वितरित किए गए हैं? तो देखिए, अगर आप एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना चाह रहे हो, अगर आप एक्स वाई जेड की धनराशियों का रेशियो निकालना चाह रहे हो तो आपको कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा। आपको कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा। उसके बाद एक्स वाई का रेशियो दिया है 4:5, तो मैंने 4:5 लिख दिया यहां पर। और इसी प्रकार y अपॉन जेड का रेशियो दिया है 2:3, 2:3 लिख दिया। यहां पर फिल करना चाहिए 5, यहां पर फिल करना चाहिए 2 और मल्टीप्लाई कर देना चाहिए कुछ इस प्रकार। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 3 15। तो ये क्या निकल कर आया? कहोगे ये वास्तव में एक्स वाई जेड के बीच में जो धनराशि वितरित की गई थी उनका रेशियो निकल कर आया है। ठीक है। अगर दोस्तों धनराशि जो वितरित की गई थी एक्स वाई जेड के बीच में, उनका रेशियो ये आया है, तो इसका मतलब मुझे समझा दीजिए क्या होगा। कहोगे इसका मतलब यही है कि ए को अगर 8 रुपए मिले हैं, अगर ए को 8, इसके हिसाब से रेशियो के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है। अगर एक्स को 8 रुपए मिले हैं तो वाई को 10 रुपए मिले हैं और जेड को 15 रुपए मिले हैं। ठीक है। अगर एक्स को 8 रुपए मिले हैं, वाई को 10 रुपए मिले हैं और जेड को 15 रुपए मिले हैं, तो कुल कितने रुपए थे? कहोगे देखिए 8 10 18 और 18 और 15 होता है 33, मतलब कुल मिलाकर 33 रुपए थे। तभी इन्हें 8:10:15 के अनुपात में वितरित किया गया था धनराशि को। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। हमें पता चल गया दोस्तों कि कुल मिलाकर 33 यूनिट पैसा था, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 11,550 रुपए था जो कि वितरित किया गया था। हमें पता है 33 रुपए थे, मतलब 33 रुपए वितरित किए गए थे, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 11,550 रुपए वितरित किए गए हैं। तो 33 बराबर 11,500 के हो गया। हाँ, 33 बराबर 11,550 के, 550 के। तो एक बराबर कितने के कहोगे? डिवाइड कर लेते हैं। 11 से डिवाइड हो रहा है, मैंने कहा ठीक है, तो मैंने 11 से डिवाइड किया। 11 × 11, 11 × 11, 0 लगाया, 11 × 5 = 55,
फिर से 3 से हो रहा है, कहोगे हाँ, तो 3 से मैंने यहां पर कर दिया, क्या आ गया 3 तिया 9, 3 पचे 15, 350। एक बराबर कितने की कहोगे 350 के, एक बराबर 350 के। यहां तक कोई परेशानी कहोगे नहीं। कह रहा है दोस्तों जेड को एक्स से कितने रुपए अधिक मिले हैं। दोस्तों आप एक बात बताइए, जेड को कितने मिले थे, कहोगे जेड को 15 रुपए मिले थे। एक्स को कितने रुपए मिले हैं, कहोगे इसके हिसाब से एक्स को 8 रुपए मिले हैं। अगर जेड को 15 रुपए मिले हैं, एक्स को 8 रुपए मिले हैं, तो जेड को कितने रुपए एक्स से अधिक मिले हैं, कहोगे 7 यूनिट अधिक मिले हैं। अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 350 है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 350 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, कहोगे 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 पचे 35 के 5, 3 कैरी, 7 तिया 21, 24। मतलब जेड को एक्स से 2450 रुपए अधिक मिले थे, 2450 रुपए अधिक मिले थे। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 10,200 रुपए को, कह रहा है 10,200 रुपए को ए बी से में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी का 2/3 मिला है और बी को सी का 1/4 हिस्सा मिला है, तो सी को ए से कितना अधिक मिलेगा, सी को ए से अधिक कितना अधिक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है 10,200 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को, मैंने कहा आगे बोलिए, कह रहा है ए को बी का 2/3 हिस्सा मिला है। कह रहा है ए को बी का 2/3 हिस्सा मिला है। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर बी को 3 रुपए मिले हैं, अगर बी को 3 रुपए मिले हैं, तो ए को 2 रुपए मिलेगा। इसका मतलब यही है कि अगर बी को 3 रुपए मिले हैं तो ए को 2 रुपए मिलेगा। मतलब ए और बी का रेशियो 2:3 है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है बी को, कह रहा है जबकि बी को, मैंने कहा आगे बोलिए, कह रहा है जबकि बी को सी का 1/4 हिस्सा मिला है। कह रहा है बी को सी का 1/4 हिस्सा मिला है। किसका, कहोगे सी को, सी का मतलब अगर सी को 4 रुपए मिला है तो बी को 1 रुपए मिला है, कहोगे हाँ। कह रहा है बी को सी का 1/4 हिस्सा मिला है, मतलब इसका यही है कि अगर सी को 4 रुपए मिला है या 4 यूनिट पैसा मिला है तो बी को 1 यूनिट पैसा मिला है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब बी और सी का रेशियो क्या है, 1:4 है। दोस्तों जो हम ये लिख रहे थे, ये जो हम अभी तक प्रक्रिया ये कर रहे थे, ए को बी का 2/3 हिस्सा मिला है, इस चीज से हम बच गए। डायरेक्ट हमने क्या निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया। ये इस चीज से हम बच गए और डायरेक्ट हमने रेशियो निकाल लिया। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अब दोस्तों कह रहा है कि बताइए सी को ए से कितना अधिक मिला है, कितने रुपए अधिक मिला है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, 10,200 रुपए जो थे उसे किसके बीच में वितरित किए गए थे, कहोगे ए बी सी के बीच में वितरित किए गए थे। ठीक है, अगर दोस्तों 10,200 रुपए को ए बी सी के बीच में वितरित किए गए हैं तो आप बताइए किस अनुपात में धनराशि को वितरित किया गया है ए बी सी के बीच में। कहोगे देखिए आप रेशियो पूछ रहे हो, मैंने कहा हाँ रेशियो पूछ रहा हूं, तो कहोगे रेशियो पूछ रहे हो तो ए बी और सी कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा हमें। मैंने कहा ठीक है, और उसके बाद हमें ए बी का रेशियो दिया है 2:3, बी सी का दिया है 1:4, तो यहां पर मुझे 3 फिल कर लेना चाहिए, यहां पर हमें फिल कर लेना चाहिए 1, तो आया 2, यहां पर आया 3, यहां पर आया 12। तो ये वास्तव में ए बी सी के बीच का रेशियो आया, ए बी सी के बीच में जो धनराशि वितरित की गई थी उनका रेशियो आया। अगर दोस्तों ए बी सी के बीच में धनराशि 2:3:12 के अनुपात में वितरित की गई थी, तो इसका मतलब मुझे समझा दीजिए, कहोगे इसका मतलब यही है, इसके हिसाब से इसका मतलब यही है कि ए को 2 यूनिट पैसा मिला है और बी को 3 यूनिट पैसा मिला है और सी को 12 यूनिट पैसा मिला है। अगर दोस्तों ए को 2 यूनिट पैसा मिला है, बी को 3 यूनिट पैसा मिला है और सी को 12 यूनिट पैसा मिला है, तो कुल कितने रुपए थे, हो गया 2 3 5 12 5 17 यूनिट पैसे थे। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि भैया 10,200 रुपए थे, कह रहा है 10,200 रुपए थे जो उनके बीच में वितरित किए गए थे। हमें पता है दोस्तों कुल मिलाकर 17 रुपए थे, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया 10,200 रुपए थे जो उनके बीच में वितरित किए गए थे।
मतलब 17 बराबर 10,200 के, कहोगे भैया हाँ 17 बराबर 10,200 के। अगर दोस्तों 17 बराबर 10,200 के तो एक बराबर कितने के, कहोगे देखिए 17 छक्का 102 होता है, एक बराबर 600 के। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। हमसे पूछ रहा है कि बताइए सी को ए से कितना अधिक मिला है पैसा। कह रहा है दोस्तों आप एक बात बताइए, सी को कितने रुपए मिला है, कहोगे 12 यूनिट पैसा मिला है। ए को कितने यूनिट पैसा मिला है, कहोगे भैया 2 यूनिट पैसा मिला है। अगर सी को 12 यूनिट पैसा मिला है, ए को 2 यूनिट पैसा मिला है, तो सी को ए से कितना अधिक मिला है, कहोगे 10 यूनिट पैसा अधिक मिला है। एक यूनिट की वैल्यू है कितनी, कहोगे 600 रुपए है। अगर एक यूनिट की वैल्यू 600 रुपए है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे 6000 होगी। क्या 6000 रुपए होगी। मतलब सी को ए से 6000 रुपए अधिक मिला है। सी को ए से 6000 रुपए अधिक मिला है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 25,000 रुपए को, कह रहा है यदि 25,000 रुपए को ए बी सी में 1/10 अनुपाते 1/6 अनुपाते 1/15 के अनुपात में बांटा जाए तो सी को कितने रुपए मिलेगा। कह रहा है सी को कितने रुपए मिलेगा, यही कह रहा है, कहोगे हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है 25,000 रुपए थे, उसे ए बी सी के बीच में वितरित किए गए हैं। किसके बीच में वितरित किए गए हैं, कहोगे ए बी सी के बीच में, ए बी सी के बीच में वितरित किए गए हैं। किस अनुपात में वितरित किए गए हैं पैसे, कहोगे भैया 1/10 अनुपाते 1/16 1/6 1/6 अनुपाते 1/15 के अनुपात में वितरित किया गया है। 1/15 के अनुपात में वितरित किए गए। मतलब जो 25,000 रुपए की राशि थी उसे ए बी सी के बीच में 1/10 अनुपाते 1/6 अनुपाते 1/15 के अनुपात में वितरित किया गया, कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों हमें पता है कि जो रेशियो होता है कभी भी फ्रैक्शन के रूप में नहीं होता है, कहोगे हाँ। तो ये तो फ्रैक्शन के रूप में है, कहोगे हाँ। अगर फ्रैक्शन के रूप में है तो आप मुझे बताइए वास्तव में किस अनुपात में पैसा इनके बीच में वितरित किया गया है। जो 25,000 रुपए की राशि वितरित की गई है उससे किस अनुपात में वितरित किया गया है, कहोगे इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास दो मेथड है, एक एलसीएम मेथड और एक त्रियक मल्टीप्लाई वाला मेथड। अगर त्रियक मल्टीप्लाई करता हूं, यहाँ त्रियक मल्टीप्लाई वाला मेथड अपनाता हूं तो मैं फेल मार जाऊंगा, इसलिए मैं एलसीएम मेथड का प्रयोग करूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो कहोगे एलसीएम मेथड कहता है कि जो अपोन में राशि है उसका आप एलसीएम ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैंने 10, 6, 15 का एलसीएम लिया, आया 30। अब क्या करेंगे, कहोगे अब अपोन में जो है उससे डिवाइड करिए एलसीएम को, तो क्या आया, कहोगे 3 आया। अब 3 का क्या करना है, कहोगे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने कहा बहुत अच्छे। अब आ जाइए इस पे, यहां पर वही प्रक्रिया अपनाएंगे तो क्या आएगा, कहोगे 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। इसी प्रकार यहां पर कहोगे, इसी प्रकार यहां पर 2 आएगा। तो इस प्रकार देखा गया कि ए बी सी के बीच में जो 25,000 रुपए वितरित किए गए थे, 25,000 रुपए वितरित किए गए थे, वो 3:5:2 के अनुपात में वितरित किए गए थे। 3:5:2 के अनुपात में वितरित किए गए थे। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो ए बी सी के बीच में धनराशि वितरित की गई है, इसके हिसाब से देखा जाए तो ए को 3 रुपए मिले हैं, बी को 5 रुपए मिले हैं, सी को 2 रुपए मिले हैं। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए को 3 रुपए मिले हैं, बी को 5 रुपए मिले हैं, सी को 2 रुपए मिले हैं, तो कुल कितने रुपए थे, तो 5 3 8 8 2 10, कुल मिलाकर 10 रुपए थे, 10 यूनिट पैसा था। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 25,000 रुपए थे, 25,000 रुपए वितरित किए गए थे, मतलब 25,000 रुपए थे। हमें पता है दोस्तों कुल मिलाकर 10 रुपए थे, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 25,000 रुपए थे, मतलब 10 बराबर 25,000 के, कहोगे। मैंने कहा हाँ। तो एक बराबर कितने के, कहोगे 1 बराबर 2500 के, 1 बराबर 2500 के। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कह रहा है सी को कितने रुपए मिले थे, इसके अनुसार अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से दोस्तों सी को कितने रुपए मिले हैं, कहोगे 2 यूनिट पैसा मिला है, 2 यूनिट पैसा मिला है। मैंने कहा ठीक है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2500 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे 2 यूनिट की वैल्यू
5,000 होगी। मतलब सी को 25,000 रुपए की राशि में से 5,000 रुपए मिले थे। क्या? 25,000 रुपए की राशि में से वितरण के दौरान 5,000 रुपए मिले थे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए, बी और सी के वेतन का अनुपात 1:3:4 है। कह रहा है ए, बी और सी के वेतन का अनुपात क्रमशः 1:3:4 है। ठीक है। कह रहा है यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, मतलब जितना वेतन था उसका 5% है। ठीक है। कह रहा है उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए, बी, सी 3 व्यक्ति थे। क्या थे? 3 व्यक्ति थे। कह रहा है ए, बी, सी 3 व्यक्ति थे। कह रहा है ये जो तीनों व्यक्ति थे इनका वेतन का अनुपात, कह रहा है ये जो तीनों व्यक्ति थे इनके वेतन का अनुपात 1:3:4 है। कह रहा है ये जो तीनों व्यक्ति थे इनके बीच में इनके वेतन का अनुपात 1:3:4 था। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। कह रहा है एबीसी के वेतन का अनुपात 1:3:4 था। आगे दोस्तों कह रहा है यदि उनके वेतन क्रमशः 5%, मतलब ए का जितना वेतन था उसका 5%, और कह रहा है बी का 10%, मतलब बी का जितना वेतन था उसका 10%। आगे कह रहा है सी का 15%, मतलब सी का जितना वेतन था उसका 15% बढ़ा दिया जाए तो बढ़ा हुआ वेतन किस अनुपात में होगा? यही कह रहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों हमसे कह रहा है ए का जितना वेतन था उसका 5% बढ़ा दिया जाए तो ए का वेतन कितना था? कहोगे 1 यूनिट था। ठीक है। अगर दोस्तों मैं 1 का 5% निकालूं तो क्या निकाल सकता हूं आसानी से? कहोगे नहीं। मैंने पूछा कब मैं निकाल सकता था, कब मैं आराम से 5% इसका निकाल सकता था? कहोगे अगर यहां पर 2 जीरो होते तो मैं आराम से निकाल सकता था। मैंने कहा ठीक है आप बढ़ा लीजिए। तो यहां पर मैंने 2 जीरो रख दिया, यहां पर 2 जीरो रख दिया, यहां पर 2 जीरो रख दिया। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। खुद सोचिए दोस्तों, अगर दोस्तों वेतन 1, 3 और 4 के अनुपात में ए, बी, सी का वेतन 1:3:4 के रूप में लेकर हम सोल्व कर रहे हैं तो क्या मैं 100, 300 और 400 लेकर सोल्व नहीं कर सकता? हाँ कि ना? कहोगे हाँ कर सकते हैं। 100, 200, 300, 400 आप वेतन मानकर भी सोल्व कर सकते हैं। अगर आप 1, 3, 4 मानकर 1, 3, 4 लेकर इसे सोल्व करना चाह रहे हैं तो आप इसी चीज को 100, 300, 400 भी मानकर सोल्व कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि ए का वेतन 5% बढ़ा दिया जाए, बी का वेतन 10% बढ़ा दिया जाए और सी का वेतन 15% बढ़ा दिया जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन का अनुपात क्या होगा? तो अब आप बताइए अगर मैं ए का वेतन 5% बढ़ाता हूं तो इसका 5% होगा कितना? कहोगे 5% देखा जाए, 100 का 5% देखा जाए तो 5 होगा, मतलब 5 रुपए बढ़ा दिया जाए। कहोगे हाँ। अगर 5 रुपए बढ़ा देंगे तो वेतन हो कितना जाएगा? कहोगे 105 रुपए हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। इसी प्रकार कह रहा था बी का वेतन 10% बढ़ा दिया जाए तो अगर बी का वेतन 10% बढ़ा दिया जाएगा तो इसका 10% होगा कितना? कहोगे इसका 10% तो बहुत आसान है, 30 होगा। मैंने कहा ठीक है, मतलब 30 रुपए बढ़ जाएगा। कहोगे हाँ। अगर 10% आप वेतन बढ़ा दोगे तो 30 रुपए बढ़ जाएगा तो वेतन हो कितना जाएगा? कहोगे 330 रुपए हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार कह रहा था सी का वेतन 15% बढ़ा दिया जाए। अगर दोस्तों सी का वेतन 15% बढ़ाने के लिए कह रहा है तो इसका 15% होगा कितना? सी का जो वेतन है 400 रुपए उसका 15% होगा कितना? कहोगे 60 होगा। अगर सी का वेतन 15% मतलब 60 रुपए बढ़ा देंगे तो वेतन अब हो कितना जाएगा? कहोगे 460 रुपए। 460 रुपए हो जाएगा। ठीक है। मतलब अगर ए, बी, सी के वेतन में वृद्धि कर दिया जाए 5%, 10% और 15% तो उनका वेतन 105:330:460 के अनुपात में हो जाएगा। कहोगे हाँ। इसे सोल्व कर लेते हैं दोस्तों, इसे सोल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा? कहोगे देखिए अगर मैं इसे सोल्व करना चाहूं तो 5 से डिवाइड करूंगा
ठीक है। इसे भी 5 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 66। इसे भी अगर मैं डिवाइड करता हूं 2 6 12 के 2 हासिल लगेगी, 2 चौके 8, 92 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। मतलब अगर इनके वेतन में 5%, 10% और 15% की वृद्धि कर दिया जाए, एबीसी के वेतन में 5%, 10% और 15% की वृद्धि कर दिया जाए तो इनका वेतन 21:66:92 के अनुपात में हो जाएगा। क्या? 21:66:92 के अनुपात में हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 विषय अंग्रेजी और हिंदी की परीक्षा में संजय के अंकों का अनुपात 7:11 है। ठीक है। कह रहा है 2 विषय थे, एक अंग्रेजी और एक हिंदी। कह रहा है परीक्षा में संजय के अंकों का अनुपात, मतलब अंग्रेजी और हिंदी में जो अंक प्राप्त हुए थे उनके अंकों का अनुपात 7:11 है। कह रहा है यदि अंग्रेजी की तुलना में, कह रहा है यदि अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में, कह रहा है यदि अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में 20 अंक अधिक मिलते हैं तो अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिले? अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिले? दोस्तों एक क्वेश्चन में कह रहा है 2 विषय थे, एक अंग्रेजी था एक हिंदी था, एक इंग्लिश था एक हिंदी था। कोई दिक्कत है कहोगे? नहीं। कह रहा है कि 2 विषय थे, एक अंग्रेजी और एक हिंदी। कह रहा है परीक्षा के दौरान संजय के अंकों का अनुपात, दोनों सब्जेक्ट में संजय के अंकों का अनुपात 7:11 था। मतलब इंग्लिश में अगर 7 अंक मिले थे तो हिंदी में 11 अंक मिले थे अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इंग्लिश में संजय को परीक्षा के अंदर 7 अंक मिले थे और हिंदी के अंदर उसे 11 अंक मिले थे। ठीक है। आगे दोस्तों कह रहा है यदि अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में 20 अंक अधिक मिले हैं तो उसे अंग्रेजी में कितने अंक मिले थे? दोस्तों आप एक बात बताइए, हिंदी में उसे कितने अंक मिले हैं? कहोगे 11 अंक। इंग्लिश में कितने अंक मिले हैं? कहोगे 7 अंक। तो हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अधिक अंक मिले हैं? कहोगे 4 यूनिट अंक मिले हैं अधिक, 4 यूनिट अंक अधिक मिले हैं। ठीक है। लेकिन दोस्तों कह रहा है 20 अंक अधिक मिले हैं, मतलब 4 यूनिट बराबर 20 के कहोगे? हाँ। तो 1 यूनिट बराबर कितने के कहोगे? 1 यूनिट बराबर 5 के। 1 यूनिट बराबर 5 अंक के। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। हमसे पूछ रहा था कि बताइए अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिले हैं। अगर दोस्तों 1 यूनिट बराबर 5 अंक के है तो 7 यूनिट बराबर कितने के कहोगे? 35 के। मतलब उसे अंग्रेजी में कुल मिलाकर 35 अंक मिले थे। कहोगे अंग्रेजी में उसे कुल 35 अंक मिले थे। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है इतिहास और भूगोल में प्रिया के अंकों का अनुपात 5:7 है। कह रहा है इतिहास और भूगोल में प्रिया के अंकों का अनुपात 5:7 है। कह रहा है यदि उसे इतिहास की तुलना में, कह रहा है यदि उसे इतिहास की तुलना में भूगोल में 14 अंक अधिक मिले हैं तो उसे इतिहास में कितने अंक मिले हैं अधिक? इतिहास में उसे कितने अंक मिले हैं? ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रिया को इतिहास, कह रहा है प्रिया को इतिहास और भूगोल में, कह रहा है प्रिया को इतिहास और भूगोल में 5:7 के अनुपात में नंबर मिले हैं। 5:7 के अनुपात में अंक मिले हैं। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है, इसके अनुसार इसका मतलब यही है, अनुपातिक वैल्यू के अनुसार इसका मतलब यही है कि अगर प्रिया को इतिहास के अंदर 5 अंक मिले हैं तो प्रिया को भूगोल के अंदर 7 अंक मिले हैं। ठीक है। अगर दोस्तों प्रिया को इतिहास के अंदर 5 अंक मिले हैं और भूगोल के अंदर 7 अंक मिले हैं तो भूगोल में प्रिया को इतिहास की तुलना में कितने अंक अधिक मिले हैं? कहोगे 2 यूनिट अंक अधिक मिले हैं। क्या? 2 यूनिट अंक मिले हैं अधिक। भूगोल में इतिहास की तुलना में कितने अंक अधिक मिले हैं प्रिया को? कहोगे 2 यूनिट अंक अधिक मिले हैं। 2 यूनिट अंक अधिक मिले हैं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया भूगोल में इतिहास की तुलना में 14 अंक अधिक मिले हैं। हम यहां पर देख रहे हैं भैया 2 अंक अधिक मिले हैं, मतलब 2 यूनिट बराबर 14 अंक के कहोगे। हाँ। तो 1 यूनिट बराबर कितने के कहोगे? 1 यूनिट बराबर 7 अंक के।
ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, कहोगे हमसे पूछ रहा है कि बताइए उसे इतिहास में कितने अंक मिले हैं। अगर दोस्तों 1 यूनिट बराबर 7 अंक के है तो 5 यूनिट बराबर कितने के, कहोगे 5 यूनिट बराबर 35 अंक के। मतलब प्रिया को हिस्ट्री के अंदर 35 अंक मिले थे, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, प्रिया को हिस्ट्री के अंदर 35 अंक मिले थे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लड़का और एक लड़की पेंसिल से खेल रहे थे। कह रहा है लड़की ने पेंसिल को 2 भागों में तोड़ दिया, ठीक है। कह रहा है और लड़के ने यह देखा कि इन दोनों टुकड़ों की लंबाई का अनुपात वही है जो अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। कह रहा है लड़की ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा था। कह रहा है बताइए लड़की ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा था। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक लड़का और एक लड़की थे, दोनों एक पेंसिल से खेल रहे थे। कह रहा है लड़की ने पेंसिल को 2 भागों में तोड़ दिया। अब दोस्तों जब 2 भागों में तोड़ दिया तो एक भाग की लंबाई ज्यादा होगी और एक भाग की लंबाई कम होगी, कहोगे हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों मान लिया जाए कि जब पेंसिल को तोड़ा गया 2 भागों में, उसमें से जो बड़ा भाग है x मीटर का है, x मीटर लंबा है, और जो छोटा भाग है, जो छोटा टुकड़ा है उसकी लंबाई y मीटर है। मान लेते हैं दोस्तों जो 2 भाग टूटकर आए पेंसिल के, उसमें से बड़े भाग की लंबाई x मीटर है और छोटे भाग की लंबाई y मीटर है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर दोस्तों बड़े भाग जो टुकड़ा पेंसिल को तोड़ा गया, जब पेंसिल को तोड़ा गया उसमें से अगर बड़े भाग की लंबाई x मीटर है और छोटे भाग की लंबाई y मीटर है, तो इन दोनों टुकड़ों की लंबाई का अनुपात है कितना, कहोगे इन दोनों टुकड़ों की लंबाई का अनुपात x अनुपाते y होगा, ठीक है, x अनुपाते y होगा। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं पूछ लूं कि बताइए पूरी पेंसिल की लंबाई थी कितनी, तो इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। कोई पेंसिल थी और उस पेंसिल को मैंने 2 भागों में तोड़ दिया। पहले जो पहला भाग है दोस्तों वो 2 मीटर लंबा था, टूटने के बाद जो पहला भाग था वो 2 मीटर लंबा था, और टूटने के बाद जो दूसरा भाग था वो 3 मीटर लंबा था। 3 मीटर लंबा था। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो मैंने पूछा आखिर पूरी पेंसिल की लंबाई कितनी थी। यदि पहले भाग की लंबाई 2 मीटर है, दूसरे भाग की लंबाई 3 मीटर है, तो पूरी पेंसिल कितने मीटर लंबी थी, तो आप तुरंत कहोगे भैया 5 मीटर लंबी थी। क्योंकि जब 2 भागों में तोड़ा गया है तो पहले भाग की लंबाई 2 मीटर है, दूसरे भाग की लंबाई 3 मीटर है, तो इस प्रकार देखा जाए तो पूरी पेंसिल 5 मीटर लंबी थी। तो कुछ यही तो प्रक्रिया यहां पर अपनाना है। मैंने आपसे पूछा यदि पहले भाग की लंबाई, पेंसिल को जब 2 भागों में तोड़ा गया था तो पेंसिल लंबाई x थी, दूसरे टुकड़े की लंबाई y थी, तो पूरे पेंसिल की लंबाई थी कितनी, तो पूरे पेंसिल की लंबाई x प्लस y मीटर थी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों अगर पूरे पेंसिल की लंबाई x प्लस y थी, तो आप मुझे बता दीजिए पूरे पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ लंबाई थी कितनी, कहोगे देखिए पूरे पेंसिल की लंबाई इतनी है और बड़े टुकड़े की लंबाई x थी। तो इस प्रकार देखा जाए तो पूरे पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ लंबाई इतनी थी। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों टुकड़ों की लंबाई का अनुपात वही है, जो पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। कह रहा है इन दोनों की लंबाई का अनुपात वही है जो पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। मतलब दोनों स्थितियों में अनुपात क्या है, बराबर है, इसलिए मैंने बराबर का साइन लगा दिया। कोई दिक्कत यहां तक, कहोगे नहीं। अब दोस्तों मैं त्रियक मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो त्रियक मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर, कहोगे यहां इधर क्या आएगा, कहोगे इधर आएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। इसे दोनों को उठाकर इधर ले आया मैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई आ गया बराबर 0। कोई दिक्कत है आपको, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं वाई स्क्वायर से भाग दे दूं तो क्या निकल कर आएगा, कहोगे अगर वाई स्क्वायर से आप भाग देते हो
तो यहां पर निकल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और इसे अगर आप देते हो तो निकल कर आएगा माइनस का एक्स वाई, और इसे आप देते हो तो माइनस का 1 निकल कर आएगा बराबर की 0। कोई दिक्कत है कहोगे नहीं। तो दोस्तों ये क्या बन के तैयार हुआ कहोगे, ये द्विघात समीकरण बन के तैयार हुआ। ठीक, अब दोस्तों द्विघात समीकरण को सोल्व करने के कई सारे तरीके हैं, तो मैं यहां पर दोस्तों श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग कर रहा हूं। क्या? श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, श्रीधराचार्य विधि क्या कहता है कि अगर x की वैल्यू निकालना हो, अगर कोई समीकरण दिया हो x के फॉर्म में और उसमें x की वैल्यू निकालना हो, तो श्रीधराचार्य विधि कहता है कि माइनस बी कर दो प्लस माइनस, उसके बाद अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a कहता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो यहां पर जो समीकरण है दोस्तों एक्स वाई की फॉर्म में है कहोगे? हाँ। अगर मैं श्रीधराचार्य विधि से एक्स वाई की वैल्यू निकालना चाहूं, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगा कहोगे? एक्स अपॉन वाई की वैल्यू अगर आप निकालना चाह रहे हो तो माइनस बी करिए। माइनस बी क्या है? माइनस बी करिए। क्या? माइनस बी करिए, मतलब माइनस लगाइए उसके बाद बी लिख दीजिए। तो बी क्या है कहोगे? बी इसके गुणांक में जो राशि लिखी है वो है, तो बी क्या है कहोगे? -1 है। कोई दिक्कत है कहोगे नहीं। उसके बाद क्या कहता है कहोगे? उसके बाद कहता है प्लस माइनस कर दो। उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद कहता है बी का स्क्वायर कर दो। बी क्या है कहोगे? इसके गुणांक में -1 लिखा है, तो बी देखा जाए तो वही है, मतलब -1 का स्क्वायर करना है कहोगे? हाँ। उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद कहता है माइनस लगाओ, उसके बाद 4 लिखो, उसके बाद ए और सी की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए क्या है कहोगे? इसके गुणांक में जो राशि लिखी गई है वो ए है, इसके गुणांक में 1 लिखा गया, और सी की वैल्यू क्या है कहोगे? -1 है। अगर 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो क्या आएगा कहोगे? -1 आएगा, और -1 की मल्टीप्लाई यहां पर जब करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत यहां तक कहोगे नहीं। अपोन में क्या आएगा कहोगे? अपोन में तो 2a आएगा, अपोन में 2a मतलब कहोगे? मतलब a की मल्टीप्लाई 2 से करके लिखी रहेगी। ठीक है, a क्या है कहोगे? a तो 1 है, और 2 से मल्टीप्लाई करके अगर लिखूं तो यहां पर क्या कहोगे? 2 ही आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करना चाहूं तो क्या आएगा? x अपॉन वाई की वैल्यू कहोगे? अगर आप इसे सोल्व करना चाहते हो तो x अपॉन वाई की वैल्यू इसे सोल्व करोगे तो 1 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, यहां पर अगर प्लस माइनस दोनों लिख लीजिए पहली बार। इसे आप सोल्व करते हो तो अंडर रूट 5 आ जाएगा, अंडर रूट 5 आ जाएगा। अपॉन में क्या है कहोगे? 2। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी कहोगे नहीं। अब खुद सोचिए दोस्तों, अब मैं प्लस भी सिंबल ले सकता हूं, माइनस भी ले सकता हूं कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों मैं माइनस सिंबल लेता हूं तो आप बताइए क्या आएगा कहोगे? अगर आप माइनस सिंबल लेते हो तो 1 - 5 अंडर रूट 5 अपॉन 2। इसकी वैल्यू ज्यादा होगी अंडर रूट 5 की 1 की वैल्यू ज्यादा होगी कहोगे? अंडर रूट 5 की। अगर अंडर रूट 5 की वैल्यू ज्यादा होगी तो मैं घटाऊंगा तो माइनस का आएगा कहोगे? हाँ। और टुकड़ों की लंबाई कभी माइनस में होती ही नहीं है। होती है कहोगे? नहीं, मतलब मैं माइनस नहीं ले सकता हूं, मुझे माइनस को स्किप करना पड़ेगा, तो मुझे प्लस की वैल्यू लेनी पड़ेगी कहोगे? हाँ। तो अगर मैं प्लस की वैल्यू लेता हूं तो x अपॉन वाई की वैल्यू क्या आएगी कहोगे? x अपॉन वाई की वैल्यू 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 आएगी, वो अपॉन 2 आएगी। x क्या था और y क्या था कहोगे? x अपॉन वाई जो है दोनों टुकड़ों की लंबाई का अनुपात है, दोनों टुकड़ों की लंबाई का अनुपात है, और दोनों टुकड़ों की लंबाई का जो अनुपात है वो किसके बराबर है कहोगे? 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 की है। मतलब दोनों टुकड़ों की लंबाई का अनुपात 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 है। कोई दिक्कत है यहां तक कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है a और b की आय का अनुपात 3:2 है। कह रहा है a और b की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। ठीक है, कह रहा है तथा उनकी बचत क्रमशः 2000 रुपए और 1000 रुपए है, तो a और b की आय ज्ञात कीजिए। क्या? a और b की आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है a और b 2 व्यक्ति थे। कह रहा है a और b 2 व्यक्ति थे। कोई दिक्कत है कहोगे? नहीं। कह रहा है इनकी आय का अनुपात 3:2 है। कह रहा है इनकी आय का अनुपात 3:2 है। क्या है? 3:2 है। कह रहा है इसी प्रकार इनके व्यय का अनुपात 4:3 है। कह रहा है इनकी व्यय का अनुपात 4:3 है। ठीक है,
अगर दोस्तों ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है तो 3:2 इनकी आय का अनुपात कब आया होगा? कहोगे देखिए, जो इनकी वास्तविक आय रही होगी उनको लिखा गया होगा और उनकी आय को किसी एक नंबर से डिवाइड किया गया होगा, तब 3:2 आया होगा। 3:2 आया होगा, ठीक है। अगर दोस्तों इनकी आय को किसी एक नंबर से डिवाइड करने पर 3:2 है तो जिस नंबर से डिवाइड करने पर 3:2 आया है उसी नंबर से अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जो वास्तविक आय थी वो मिल जाएगी। कहोगे हाँ, अगर उसी नंबर जिस नंबर से डिवाइड किया गया है उसी नंबर से आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो वास्तविक आय थी वो मिल जाएगी। मान लेते हैं दोस्तों इनकी आय को x से डिवाइड किया गया था। अगर इनकी आय को x से डिवाइड किया गया था तो मैं x से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसमें इनकी आय का जो अनुपात है इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं x से, तो इनकी जो वास्तविक आय थी वो मिल जाएगी। कहोगे हाँ, तो मैंने दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं x से मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूं तो इनकी वास्तविक आय कितनी आएगी? कहोगे a की वास्तविक आय 3x आ जाएगी और b की वास्तविक आय 2x आ जाएगी। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। हमें पता चल गया दोस्तों a की वास्तविक आय 3x थी और b की वास्तविक आय 2x थी। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि उनकी बचत क्रमशः, कह रहा है ए और बी की बचत क्रमशः 2000 रुपए है, 1000 रुपए है। कह रहा है ए और बी की आय ज्ञात कीजिए, ठीक। दोस्तों हमें पता है ये 3x, ए की आय 3x रुपए है और ये भी बात पता है कि ए जो है 2000 रुपए बचत करता है। अगर दोस्तों ए की आय 3x रुपए है और ए 2000 रुपए बचत करता है तो ए कितना खर्च कर रहा है? कहोगे इतना खर्च कर रहा है, इतना खर्च कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों बी की आय 2x रुपए है। कहोगे हाँ, और ये भी बात पता है कि भैया बी जो है 1000 रुपए बचत करता है तो बी कितना खर्च कर रहा है? कहोगे बी इतना खर्च कर रहा है। हमें पता है दोस्तों ए इतना खर्च कर रहा है, ये इतना रुपए व्यय कर रहा है और बी इतना रुपए व्यय कर रहा है, तो ये क्या है? कहोगे ये वास्तव में ए और बी द्वारा व्यय किए गए राशियों का अनुपात है। ए और बी द्वारा व्यय किए गए राशियों का अनुपात है। हमें पता है दोस्तों ए और बी के द्वारा व्यय की गई राशियों का अनुपात ये है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी द्वारा व्यय की गई राशियों का अनुपात 4:3 है, मतलब ये बराबर है 4:3 के। कहोगे हाँ, यहां तक आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे देखिए, अगर आप सोल्व करना चाह रहे हैं तो 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे 3x आएगा और 4 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 8x आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे 9x आएगा, 4 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 8x आएगा। 9x में से मैंने 8x घटा लिया तो आ गया x। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, बराबर। 3 की मल्टीप्लाई मैंने 2000 में किया तो 6000 आ गया। 4 की मल्टीप्लाई मैंने 1000 में किया तो आ गया माइनस का 4000। इधर आया है दोस्तों माइनस का 6000, इधर आया है माइनस का 4000, तो घटाएंगे तो क्या कहोगे 2000। मतलब x की वैल्यू अगर मैं गुणा भाग करता हूं तो x की वैल्यू 2000 रुपए निकल कर आ जाएगी। कहोगे हाँ, x की वैल्यू 2000 आ जाएगी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। दोस्तों हमसे कह रहा था ए और बी की आय बताइए। कहोगे हाँ। ए की वास्तविक आय कितनी थी? कहोगे 3x थी। बी की वास्तविक आय क्या थी? कहोगे 2x थी। अगर दोस्तों मैं x की वैल्यू यहां पर रख देता हूं तो मुझे ए की आय मिल जाएगी। कहोगे हाँ। इसी प्रकार अगर मैं x की वैल्यू यहां पर रख देता हूं तो मुझे बी की आय मिल जाएगी। कहोगे हाँ। दोस्तों मैंने यहां पर 3x में x की वैल्यू उठा के रख दिया तो क्या आएगा? ए का आय, कहोगे ए की आय 6000 आ जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो ए की आय 6000 रुपए आ जाएगा, ठीक है। बी की आय कितनी है? कहोगे बी की आय 2x है, तो मैंने 2x में x की वैल्यू रख दिया तो बी की आय कितनी निकल कर आएगी? कहोगे 4000 निकल कर आ गई। 4000 रुपए निकल कर आ गई। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अब आता है दोस्तों, क्या आपने पूछा क्या हमें ऐसे करना पड़ेगा? मैंने कहा नहीं, आपको इस प्रकार नहीं करना पड़ेगा, आपको मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, ठीक है। दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में ए और बी की आय का अनुपात 3:2 दिया गया था, ठीक है, और इनकी खर्च का अनुपात 4:3 दिया गया था। इनकी व्यय का अनुपात 4:3 दिया गया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन में एक चीज और दिया गया था। क्या दिया गया था? कहोगे इनकी बचत दी गई थी। ए की बचत कितनी थी? कहोगे ए की बचत 4000 रुपए थी। तो दोस्तों आपको इनकम लिखना है, उसके बाद खर्च लिखना है, खर्च का अनुपात लिखना है। उसके बाद दोस्तों जो ए की बचत है
उसे ए के नीचे लिख देना है इस प्रकार, और जो बी की बचत है उसे यहां पर लिख देना है अगर दिया है तो। ठीक है, कोई दिक्कत है कोई नहीं। इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों इधर करना है इस प्रकार, इसकी मल्टीप्लाई कुछ इस प्रकार यहां पर करना है, और इसकी मल्टीप्लाई कुछ इस प्रकार यहां पर करना है। मल्टीप्लाई अगर करता हूं तो क्या आएगा, तो हो गया 3 3 9 1 आएगा, 3 3 9 9 आएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इधर करता हूं तो क्या आएगा, हो गया 8 आएगा। जो आया है मल्टीप्लाई करने पर दोनों स्थितियों में उसे आपस में घटा लेना है, मतलब उनके बीच का अंतर लेना है। तो अंतर आया कितना, कहोगे देखिए 3 3 9 4 दूनी 8, 1 का अंतर आया, तो 1 लिख लेना है, 1 लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या करना है, जैसे ही आपने यहां पर प्रक्रिया अपनाया वैसे यहां पर मल्टीप्लाई करना है, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर दोस्तों मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर करता हूं तो 3 दूनी 6, 6000 आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई इधर करता हूं तो 4 आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर करता हूं तो 6000 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करता हूं तो 4000 आ जाएगा। दोनों के बीच का अंतर लीजिए, कहोगे दोनों के बीच का अंतर तो आएगा 2000। जो आया है दोस्तों उसे कुछ इस प्रकार लिख लीजिए। इनके बीच का जो डिफरेंस आया था, यहां पर जो मल्टीप्लाई आपने किया था वो डिफरेंस लेना है। उसके बाद जो यहां पर आया है मल्टीप्लाई करके उसके बराबर के रख देना है। तो हमारा यहां पर जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उनका डिफरेंस आया है 1, और 1 मैंने बराबर कर दिया है जो यहां पर प्रक्रिया अपनाने के बाद जो डिफरेंस आया था उसके बराबर कर दिया है, मतलब 1 यूनिट बराबर 2000 के। कहोगे हाँ ठीक है। दोस्तों ए और बी का आय पूछा था, ए की आय कितनी थी, कहोगे 3 थी, और बी की आय कितनी थी, कहोगे 2 यूनिट थी। ठीक है, अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है तो ए की आय कितनी थी, कहोगे देखिए ए की आय 3 यूनिट थी, 1 यूनिट बराबर 2000 के है, तो ए की आय निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस प्रकार देखा जाए तो ए की आय 6000 रुपए होगी। ठीक, हमसे पूछ रहा है बताइए बी की आय क्या होगी, तो बी की आय कितनी थी, कहोगे 2 यूनिट थी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे 2000 होगी, 4000 होगी, मतलब बी की आय कितनी होगी, कहोगे 4000 रुपए होगी, 4000 रुपए होगी। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और खर्च का अनुपात 4:3 है। कह रहा है अगर वे क्रमशः 2000 रुपए और 9000 रुपए बचाते हैं तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी 2 व्यक्ति थे, इनकी आय का अनुपात 3:2 है, और कह रहा है इनके खर्च का अनुपात 4:3 है। ठीक है, इनकी आय का अनुपात क्या है, 3:2 है, और इनकी खर्च का अनुपात क्या है, इनकी खर्च का अनुपात 4:3 है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने क्या बताया था कि आपको आय ऐसे लिख लेना है और खर्च उसके बाद लिख लेना है, खर्च का अनुपात जो है उसके बाद लिख लेना है। उसके बाद क्या बताया था, कहोगे उसके बाद बताया था कि एक लाइन ऐसे खींचनी है और ए द्वारा जितने रुपए बचाए जा रहे हैं उसे लिख लेना है। और यहां पर क्या बताया था, कहोगे यहां पर आपने बताया था कि बी द्वारा जितने रुपए बचाए जा रहे हैं उसे लिख लेना है। कितने रुपए बचाए जा रहे हैं, कहोगे 900। ठीक है, हमसे पूछ रहा था कि बताइए उनकी आय, कहोगे हाँ। तो आय निकालने के लिए क्या बताया था, कहोगे आय निकालने के लिए आपने बताया था कि इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, और जो आएगा उनके बीच का डिफरेंस ले लीजिए। 3 3 9 आया, 4 दूनी 8, कितना आया, कहोगे 3 3 9 4 दूनी 8। तो इस प्रकार देखा जाए तो डिफरेंस 1 आया, और ये जो डिफरेंस आया है वो किसके बराबर करने के लिए कहा था, कहोगे इसकी मल्टीप्लाई, ये जो 4 है इसकी मल्टीप्लाई यहां पर करने के लिए कहा था, और इसकी मल्टीप्लाई इधर करने के लिए कहा था, और जो आएगा उनके बीच का डिफरेंस लेने के लिए कहा था। मैंने कहा ठीक, 3 के मल्टीप्लाई मैंने 2000 से किया तो आया 6000, और 4 के मल्टीप्लाई मैंने 900 से किया तो 3600 आया। यहां पर इसकी मल्टीप्लाई करने पे 6000 आया है, और यहां पर इसकी मल्टीप्लाई करने पर आया है 3600 आया है। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या हुआ, कहोगे इनके बीच का डिफरेंस 2400 हुआ, मतलब इसे बराबर करने के लिए कहा था 2400 के, कहोगे यहाँ ये जो बराबर होगा 2400 के होगा, कहोगे हाँ 2400 के होगा। ठीक, अगर दोस्तों 1 बराबर 2400 के है 1 यूनिट, तो इस प्रकार दोस्तों 1 यूनिट बराबर 2400 के आ गया, कहोगे हाँ 1 यूनिट बराबर 2400 के आ गया। ठीक है, हमसे दोस्तों पूछ रहा था ए और बी की राशि बताइए। तो ए और बी की राशि क्या थी, कहोगे ए की राशि 3 यूनिट थी, बी की राशि तो 2 यूनिट थी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ।
अगर दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू 2400 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे 3 यूनिट की वैल्यू 7200 रुपए होगी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे 2 यूनिट की वैल्यू 4800 होगी। मतलब ए की धन ए की आय कितने रुपए थी? कहोगे ए की आय 7200 रुपए थी और बी की आय 4800 रुपए थी। 4800 रुपए थी। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे खुलकर। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है। कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है। कह रहा है और दोनों के व्यय का अनुपात 2:3 है। कह रहा है और दोनों के व्यय के अनुपात 2:3 है। कह रहा है तथा प्रत्येक की बचत 2000 रुपए है। मतलब ए की भी बचत 2000 है और बी की भी बचत 2000 है। कह रहा है ए और बी की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ए और बी की आय का अनुपात क्या दिया है? कहोगे ए और बी के आय का अनुपात 3:4 दिया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। और ए और बी की खर्च का अनुपात कितना दिया है? कहोगे 2:3 दिया है। हमें दोस्तों ए और बी की आय बताना है। कहोगे हाँ। तो मैंने क्या बताया था? कहोगे आपने बताया था कि इस प्रकार एक लाइन खींचनी है, उसके बाद ए की बचत जितनी है वो लिख लेनी है। ए की बचत 2000 है। कहोगे हाँ। इसी प्रकार यहाँ पर क्या बताया था? कहोगे इसी प्रकार बताया था कि बी की जितनी बचत है उसे लिख लेनी है। तो बी की भी बचत कितनी है? कहोगे 2000 रुपए है। अब दोस्तों मुझे ए और बी की आय निकालना था, तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देनी चाहिए और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देनी चाहिए, और जो आएगा उनके बीच का डिफरेंस ले लीजिए। 3 तिया 9, 4 दूनी 8। 3 तिया 9, 4 दूनी 8। तो क्या आया डिफरेंस? कहोगे 1 आया। और ये जो डिफरेंस है इसे लिख लेना है कुछ इस प्रकार लिख लेना है। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या बताया था? कहोगे उसके बाद आपने बताया था कि ये जो 3 है, ये जो खर्च का अनुपात लिखा गया था उसे पकड़ना है और इसमें कुछ इस प्रकार त्रियक मल्टीप्लाई कर देना है, और जो आएगा उनके बीच का डिफरेंस ले लेना है। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं इधर करता हूं तो 6000 आएगा। 6000 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2000 से करता हूं तो 4 आएगा। 4000। इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा? कहोगे 2000 का आएगा। मतलब 1 यूनिट बराबर 2000 की हो जाएगा। कहोगे हाँ। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। हमसे पूछ रहा, बताइए ए और बी की राशि क्या थी? ए और बी की आय क्या थी? कहोगे हाँ। तो ए की आय हमारे अनुसार कितनी यूनिट थी? कहोगे 3 यूनिट थी। बी की आय कितनी यूनिट थी? कहोगे 4 यूनिट थी। ठीक है, अगर दोस्तों 1 यूनिट बराबर 2000 के है तो 3 यूनिट बराबर कितने के? कहोगे 3 यूनिट बराबर 6000 के। मतलब ए की आय 6000 रुपए थी। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर 1 यूनिट बराबर 2000 के है तो 4 यूनिट बराबर कितने के? कहोगे 4 यूनिट बराबर 8000 के। मतलब बी की आय कितनी थी? कहोगे बी की आय 2000 रुपए थी। 8000 रुपए थी। क्या थी? 8000 रुपए थी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? कहोगे